दिन दहाड़े मंदिरों में घुसकर भगवान के नाम पर भरोसा जीतकर और फिर उसी विश्वास को हथियार बनाकर कोई शख्स एक एक करके कई औरतों को मौत के घाट उतार रहा था। यह सुनकर आपके दिमाग में भी किसी खौफनाक आदमी की तस्वीर बनती होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फिल्मी लगने वाली इस कहानी के पीछे किसी आदमी का नहीं बल्कि एक औरत का चेहरा था। सोचिए, कोई आपकी कमजोरी समझे, आपके दुखों को जाने और फिर उसी को जाल बनाकर आपकी जान ले ले, तो वो इंसान नहीं बल्कि मौत का दूसरा नाम है। और इस मौत का दूसरा नाम था साइनाइड मलिका, देश की पहली महिला जिसे अदालत ने सजाए मौत सुनाई थी। साइनाइड मलिका नाम से जानी जाने वाली केडी केम्पम्मा का जन्म 1972 में कर्नाटका के कगलीपुरा के गरीब परिवार में हुआ था। कंपम्मा के पिता एक मजदूर थे और इसी गरीबी की वजह से कंपम्मा को दिन में 3 बार का खाना भी सही से नसीब नहीं होता था। गरीबी के चलते कंपम्मा हमेशा यही सोचती थी कि मैं अच्छी जिंदगी क्यों नहीं जी सकती, हमारे नसीब में अच्छे कपड़े क्यों नहीं है, आखिर हमारे पास एक आलीशान घर क्यों नहीं है। और यही कारण था कि कंपम्मा को गरीबी से नफरत होने लगी थी। धीरे धीरे उसने अमीर लोगों से भी नफरत करना शुरू कर दिया। कंपम्मा समझ चुकी थी कि उसकी लाइफ में बस पैसा ही सब कुछ है। उसका सपना था कि उसकी शादी किसी अमीर घर में हो जाए जो उसे गरीबी के पिंजड़े से बाहर निकाल सके। लेकिन कंपम्मा का यह सपना एक सपना बनकर ही रह गया, क्योंकि जैसे ही वो शादी लायक हुई उसके माता पिता ने उसकी शादी एक दर्जी से करवा दी। मन में अमीर बनने की चाहत थी, लेकिन गरीबी ने यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। शादी के बाद कंपम्मा के 3 बच्चे हुए, लेकिन सिर्फ पति की कमाई से घर का गुजारा नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से अपने परिवार का पेट पालने के लिए कंपम्मा को भी नौकरी करनी पड़ी। पैसे कमाने के लिए वो घरों में नौकरानी का काम करने लगी। लेकिन कंपम्मा का ये सारे काम गेटेड सोसाइटीज में ही करती थी ताकि वो अमीरों को करीब से देख सके। और तभी कंपम्मा के दिमाग में जल्दी अमीर बनने का एक आइडिया आया। उसने सोचा कि जिन घरों में मैं काम करती हूं वो सब अमीर हैं। अगर मैं हर घर से थोड़ा सा सोना भी चुरा लूं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कंपम्मा ने ऐसा किया भी। उसने पहले एक घर से सोना चुराया। कंपम्मा को पता तो था कि सोना काफी महंगा बिकता है, लेकिन एक सोने के बदले उसे कितने पैसे मिलेंगे इसका उसे कोई आइडिया नहीं था। इसलिए जब अपनी पहली चोरी के बाद कंपम्मा उसे बेचने गई तो बदले में मिले पैसों ने उसे बहुत खुश कर दिया। अब उसने तय कर लिया कि यह काम वो बंद नहीं करेगी, क्योंकि इसी काम से उसके सपने पूरे होते दिखाई दे रहे थे। और यहीं से शुरू हुई कंपम्मा की जुर्म की कहानी, जो धीरे धीरे एक खूनी रूप लेने वाली थी। सोना बेचकर मिले सारे पैसों के साथ कंपम्मा अपने पति के पास गई और उससे एक चिट फंड बिजनेस शुरू करने की बात कही, क्योंकि कंपम्मा के पति ईमानदार और मेहनती आदमी था। लोग भी उसे काफी अच्छा मानते थे। कंपम्मा को पता था कि अगर ये चिट फंड बिजनेस खुलेगा तो उसके पति की वजह से लोग इसमें निवेश करेंगे। और हुआ भी ऐसा। कई लोगों ने इस बिजनेस में पैसा लगाया, लेकिन 2001 में कंपम्मा ने सारा पैसा उड़ा दिया। इस दौरान वो जिन घरों में काम करती थी वहां से भी सोना चुराती रहती थी। लेकिन एक बार कंपम्मा ने एक घर से ज्यादा ज्वेलरी चुरा ली, जिसकी भनक मालिक को लग गई। मालिक ने पुलिस को जानकारी देते हुए कहा कि कंपम्मा पर नजर रखी जाए, आखिर वो कहां जाती है और क्या करती है। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो कंपम्मा चोरी की हुई ज्वेलरी बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई। इसके बाद उसे 6 महीने के लिए हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन इन 6 महीनों में कंपम्मा की पूरी दुनिया बदलने वाली थी। जब 6 महीने बाद वो जेल से रिहा हुई तो सबसे पहले वो अपने बच्चों और पति से मिलने घर गई। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि चोरी की खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है। इतना ही नहीं, उसने चिट फंड का पूरा पैसा भी उड़ा दिया था, जिसकी वजह से उसके परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इसी कारण उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद कंपम्मा ने लोगों के घरों में या सुनार की दुकानों पर छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू कर दी। शायद यही वो समय था जब उसे लगा कि क्राइम ही दौलत पाने का बेहतर रास्ता है। और यहीं से शुरू होता है कंपम्मा के सीरियल किलिंग का सिलसिला। यहीं से कंपम्मा के शातिर दिमाग में एक ऐसे खौफनाक अपराध ने जन्म लिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वो मंदिर में आने वाली अमीर महिलाओं से मिलती, उनसे बातें करती और उनके दुखों के बारे में जानती। अब कंपम्मा के पास खोने को कुछ नहीं बचा था। वो हार मानने वालों में से नहीं थी। इसलिए जब उसके पास घर और पैसे दोनों नहीं रहे
तो वो दूसरे शहर चली गई। वहां उसे सुनार की एक दुकान पर काम मिल गया। काम करते करते उसे सोने की असली कीमत का पता चला और वहीं उसने एक ऐसे केमिकल के बारे में सीखा जिससे सोने का एक्सट्रैक्शन किया जाता था, और वो केमिकल था साइनाइड, जो किसी की जान भी ले सकता था। यहीं से कंपम्मा के दिमाग में एक नया आइडिया आया। लेकिन ये आइडिया क्या था, इसे समझने के लिए हमें चलना होगा 1999 में, क्योंकि यही वो साल था जब पहली बार कंपम्मा ने किसी का मर्डर किया था। 19 अक्टूबर 1999 को होसकोटे में रहने वाली 30 साल की ममता राजन, जो रोज मंदिर में पूजा करती थी और घंटों वहां बैठती थी। ममता अच्छे घर से थी और काफी अमीर भी थी, लेकिन वो कुछ परेशानियों से जूझ रही थी। ममता के गले में सोने का मंगलसूत्र था जिस पर कंपम्मा की नजर थी। वो रोज उस पर नजर रखती थी। एक दिन जब मंदिर खाली था और ममता पूजा कर बाहर निकली, तो कंपम्मा ने मंदिर की सीढ़ियों पर ही उसका मर्डर कर दिया और मंगलसूत्र लेकर फरार हो गई। ये पहला मर्डर था और इसके बाद भी पुलिस कभी कंपम्मा तक नहीं पहुंच पाई। इसके बाद कंपम्मा ने सोचा कि मंदिर और भरोसे के नाम पर औरतों को फंसाना सबसे आसान है। यहीं से शुरू हुई उसकी साइनाइड किलिंग की कहानी, और पहली शिकार बनी 52 साल की एलिजाबेथ, जो अपनी ग्रैंड डॉटर से बहुत प्यार करती थी। कुछ हफ्ते पहले उसकी ग्रैंड डॉटर घर से गायब हो गई थी, इसलिए एलिजाबेथ रोज मंदिर में मन्नतें मांगने जाती थी। कंपम्मा ने पहले कुछ हफ्तों तक उसका भरोसा जीतने के लिए उससे बातें की और उसके दुख दर्द सुने। फिर उसने एलिजाबेथ को समझाया कि मुझे एक ऐसी पूजा के बारे में पता है जिससे भगवान खुश हो जाते हैं और तुम उनसे जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन इस पूजा के लिए कुछ शर्तें होंगी। तुम्हें विवाह अवस्था में रहना होगा, भगवान के लिए पकवान बनाने होंगे, पूरे दिन उपवास रखना होगा, और उपवास तभी खुलेगा जब मैं तुम्हें अपने हाथों से पानी पिलाऊंगी। एलिजाबेथ पहले से ही परेशान थी, इसलिए उसने कंपम्मा की बातों पर भरोसा कर लिया और उसके बताए पते पर पहुंच गई। दुल्हन की तरह तैयार होकर, काफी सारे गहने पहनकर, हाथ में पकवान लेकर और उपवास रखकर एलिजाबेथ वहां पहुंच गई। फिर कंपम्मा ने पूजा करने का ढोंग किया और उपवास तोड़ने के लिए उसे एलिजाबेथ को अपने हाथों से साइनाइड वाला पानी पिलाया। थोड़ी ही देर में एलिजाबेथ की मौत हो गई और कंपम्मा ने उसके पहने हुए सारे गहने चुरा लिए और वहां से फरार हो गई। अपना ये आइडिया सफल होते देख कंपम्मा में ये विश्वास आ गया कि वो और भी लोगों को अपना शिकार बना सकती है। इसी कड़ी में उसकी अगली शिकार बनी 60 साल की यशोधम्मा, जो अस्थमा की बीमारी से जूझ रही थीं। इसी कारण वो अक्सर मंदिर जाया करती थीं और चाहती थीं कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। यशोधम्मा की परेशानियों को देखते हुए कंपम्मा ने फिर वही खेल खेला। उसने यशोधम्मा को भी एक पूजा के बारे में बताया और उसे विश्वास दिलाया कि इस पूजा के बाद उसकी अस्थमा की बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। और फिर जैसे कंपम्मा ने एलिजाबेथ को मौत के घाट उतारा था, वैसे ही उसने यशोधम्मा की भी हत्या कर दी। अब कंपम्मा के हौसले पूरी तरीके से बुलंद हो गए थे, क्योंकि 2 मर्डर्स के बाद भी पुलिस कंपम्मा तक नहीं पहुंच पाई थी। इसका कारण यह था कि हर मर्डर के बाद कंपम्मा अपना कोई सुराग नहीं छोड़ती थी और अपना नाम और लोकेशन बदल लेती थी। 2 मर्डर्स करने के बाद भी उसने अपनी साइनाइड किलिंग का यह खेल जारी रखा और अगला शिकार ढूंढा। इस बार उसका शिकार बनी 60 साल की मुनियम्मा, जो भगवान में गहरा विश्वास रखती थीं और भजन कीर्तन भी किया करती थीं। लेकिन उनकी तबीयत काफी समय से खराब थी और वो ठीक से चल भी नहीं पाती थीं। तभी उनकी मुलाकात हुई कंपम्मा से और फिर कंपम्मा ने मुनियम्मा को भी मौत की नींद सुला दिया। अब कंपम्मा के लिए मर्डर करना आम बात बन चुका था। उसने अपना अगला शिकार बनाया 30 साल की नागवैनी को। नागवैनी कई सालों से कोशिश कर रही थी कि उन्हें बच्चा हो जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो मां नहीं बन पा रही थी। तभी उनकी मुलाकात हुई कंपम्मा से। कंपम्मा ने नागवैनी से वादा किया कि एक पूजा के बाद ना सिर्फ उसे बच्चा होगा, बल्कि पहला बच्चा लड़का ही होगा। नागवैनी ने भी कंपम्मा की बातों पर भरोसा कर लिया और इसी धोखे में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। कंपम्मा एक के बाद एक लोगों को अपना शिकार बना रही थी। अब तक वो खुद अपने शिकार ढूंढती थी, लेकिन इस बार शिकार खुद उसके पास आया। दरअसल कंपम्मा एक घर में कुक का काम कर रही थी, जहां उसकी मुलाकात मानी से हुई। धीरे धीरे कंपम्मा और मानी काफी अच्छे दोस्त बन गए। कंपम्मा अक्सर उसके घर जाया करती थी। मानी की एक और दोस्त थी रेणुका, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी।
रेणुका का पति दुबई में काम करता था, लेकिन अक्सर अपनी पत्नी से मिलने इंडिया आता जाता रहता था। इस वजह से रेणुका अक्सर अकेलापन महसूस करती थी और कभी कभी मानी के घर चली जाया करती थी। वहीं उसकी मुलाकात कंपम्मा से हुई। रेणुका भी काफी समय से मां बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार नाकामयाबी ही हाथ लग रही थी। उसने ये बात कंपम्मा को बताई और कंपम्मा ने उसे भी वही भरोसा दिलाया जो नागवेनी को दिलाया था कि एक पूजा के बाद उसका बच्चा जरूर होगा। क्योंकि कंपम्मा, रेणुका और मानी तीनों अच्छी दोस्त बन चुकी थीं, इसलिए रेणुका ने भी उसकी बात पर विश्वास कर लिया। 7 दिसंबर 2006 को रेणुका अपने घर से गायब हो गई और क्योंकि उसके साथ घर से उसके सारे गहने भी गायब थे, तो मानी का पहला शक कंपम्मा पर ही गया। मानी ने कंपम्मा के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन इस बार कंपम्मा से एक गलती हो गई जिसने उसके सारे पत्ते खोल कर रख दिए। जब रेणुका का हस्बैंड इंडिया वापस आया तो उसने भी पुलिस के पास जाकर अपनी वाइफ की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस रेणुका को ढूंढने में लग गई और आखिरकार उन्हें रेणुका की डेड बॉडी मिल गई। देखते ही देखते यह केस काफी बड़ा रूप ले चुका था। जब यह खबर अखबारों में आई तो वो फैमिलीज भी पुलिस के पास पहुंची जिनके साथ कुछ ऐसा ही केस हुआ था। सभी ने बताया कि वो भी एक ऐसी ही महिला को जानते हैं, लेकिन दिक्कत यह थी कि हर कोई उस महिला को अलग अलग नाम से जानता था। फिर आता है 31 दिसंबर 2008, यानी रेणुका के गायब होने के पूरे 2 साल बाद। पुलिस को खबर मिली कि एक जयम्मा नाम की औरत बहुत समय से बड़े अमाउंट में ज्वेलरी बेच रही है। जब जयम्मा इनमें से एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंची तो दुकानदार ने नोटिस किया कि जो ज्वेलरी वो बेचने आई है वही सेम ज्वेलरी उसने अखबार में देखी थी। दुकानदार ने ज्वेलरी खरीदने से मना कर दिया और क्योंकि जयम्मा उस जगह की रहने वाली भी नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत पुलिस को जानकारी दे दी। लेकिन जयम्मा को भी इस बात की भनक लग गई थी, इसलिए उसने जल्द से जल्द अपना सारा सामान बेचकर बस स्टैंड पहुंची और भागने की तैयारी कर ली। मगर तभी पुलिस वहां पहुंच गई और उस औरत को गिरफ्तार कर लिया। और फिर पुलिस को पता चला कि जयम्मा और कोई नहीं बल्कि कंपम्मा ही है, जो बस नाम बदलकर एक शहर से दूसरे शहर जाकर लोगों को लूट रही थी। कंपम्मा के पकड़े जाने पर पुलिस के मन में कई सवाल थे। सबसे पहला सवाल उन्होंने कंपम्मा से पूछा कि क्या तुमने ही सच में इन सारी औरतों को मारा है? इस पर कंपम्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट स्वीकार कर लिया और कहा, हां, मैंने ही सबको मारा है। इसके बाद पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो कंपम्मा ने जवाब दिया कि मुझे बस चोरी करनी थी, मेरी किसी से भी किसी भी तरह की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। फिर पुलिस ने कंपम्मा से सवाल किया कि उसने साइनाइड का ही इस्तेमाल क्यों किया, जबकि वो चाहती तो सभी औरतों को बेहोश करके भी उनका सामान लूट सकती थी। इस पर कंपम्मा ने बताया कि चोरी करने के लिए उसे हर औरत से एक क्लोज रिश्ता बनाना पड़ता था। अगर उसके बाद मैं कुछ चुराती तो सबका शक मुझ पर ही आता और मैं पकड़ी जाती, इसलिए मैंने साइनाइड का इस्तेमाल किया। आखिर में पुलिस ने कंपम्मा से पूछा कि उसने कुल कितनी औरतों का मर्डर किया है, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब कंपम्मा ने नहीं दिया। अब क्योंकि कंपम्मा पूरे 2 साल बाद पकड़ी गई थी और उन 2 सालों के दौरान भी पुलिस के पास कई औरतों के मिस्टीरियस डेथ्स के केसेस आए थे, पुलिस ने यह अंदाजा लगाया कि कंपम्मा ने सिर्फ 5 से नहीं बल्कि 20 से 22 महिलाओं की हत्या की है। साल 2010 में कंपम्मा को मल्टीपल मर्डर्स के लिए दोषी ठहराया गया और उसे डेथ पेनल्टी सुनाई गई। कोर्ट ने ही कंपम्मा को साइनाइड मलिका का नाम दिया। कंपम्मा ही वो पहली औरत थी जिसे न सिर्फ कर्नाटका में बल्कि पूरी इंडिया में डेथ पेनल्टी सुनाई गई। इसी वजह से यह केस काफी बड़ा बन गया था। लेकिन 2013 से 2014 के बीच कोर्ट ने अपने फैसले को बदल दिया और उसकी फांसी की सजा माफ कर दी। इसकी बजाय कोर्ट ने कंपम्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई। आपको क्या लगता है, यह फैसला सही था? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें।